नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा केस की। दहेज से संबंधित ये मामला है, यानी 498A जो सेक्शन है इंडियन पेनल कोड का, उसे संबंधित दूसरी धाराएं भी इस केस में थी। बट मुख्य रूप से केस ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का ही है। तो इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है। खक्सान कोसर अलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये मामला है। इसमें 2017 में तरन्नुम अख्तर की मोहम्मद इकराम के साथ शादी हुई और उसके बाद थोड़े दिनों बाद जो है पत्नी की तरफ से पति और जो ससुराल वाले दूसरे लोग थे उन पर जो है दहेज मांगने का आरोप लगाया गया। केस फाइल किया गया तो कोर्ट में जब बात गई तो फिर बाद में सेटलमेंट हो गई। लेकिन 2 साल बाद फिर से तरन्नुम अख्तर के द्वारा जो है ससुराल पक्ष पर एलिगेशंस लगाए गए। 498A के तहत 379, 323, 341, 34, तो ये सारे सेक्शन उसमें लगाए गए। उसने अपने एलिगेशन में जनरल जो एलिगेशन लगाई थी और उसमें ये भी कहा गया कि दहेज की मांग की गई थी, कार की मांग की गई थी और नहीं देने पर जो है उसकी प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट करने की बात भी कही गई थी। तो ये सब बातें जो है दूसरी जो उसकी कंप्लेंट थी, FIR जो करवाई उसने, उसमें थी और कोर्ट ने जो है इसमें सम्मन इशू किए। तो इसके खिलाफ जो है ससुराल पक्ष के लोग पटना हाई कोर्ट पहुंचे कि जो CRPC की धारा 482 है उसके तहत की जो FIR जो है क्वेश की जाए। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद जो टोटल 7 लोग पहुंचे थे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब 7 पहुंचे तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में 4 लोगों ने चैलेंज किया जो ससुराल पक्ष के हैं। उसमें पति जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। तो जो बाकी जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो लोग जो है जो FIR हुई है और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको क्वेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो इसमें सबने अपने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो अपनी लैंडमार्क जजमेंट्स है पीछे की जो 498A से संबंधित, उनमें कई जजमेंट्स का जिक्र किया है। बताया है कि जो 498A है, यानी कि ये सेक्शन जो इनिशियल जो IPC था उसमें नहीं था, बाद में ये 1980 के दशक में जो है लाया गया और इसलिए कि जो दहेज के चलते जो प्रताड़ना महिलाओं की होती थी शादी के बाद, उसको ख़त्म करने के लिए किया गया था। कि क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था इस सेक्शन को जब इंसर्ट किया गया था उसका ये था कि ऐसा ना हो कि जो फिजिकल या मेंटल क्रूएलिटी से किसी भी तरह की कि जो शादीशुदा महिला है वो सुसाइड उसको करना पड़ जाए या कोई और दिक्कत हो, इस तरह की जो उस महिला को शादी होकर के जो महिला आई है ससुराल में उसको दिक्कत ना हो, उसको ख़त्म करने के लिए ये सेक्शन इंसर्ट किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि उसके बाद क्या हुआ कि ये बार बार इतने जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होती है, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना लिया जाता है और उसमें सारे परिवार के लोग, ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, उनको इंक्रिमिनेट कर दिया जाता है। तो उसके बाद अगर आदमी एक्विट भी हो जाता है तो फिर भी उसके जो दिमाग में, दिल में जो चोट पहुंचती है वो ख़त्म नहीं होती है। और एक बार व्यक्ति अगर जेल चला जाता है तो वैसे भी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट, एमिकेबल सेटलमेंट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सी जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने बार बार ये भी कहा है कि वकील जो होते हैं, क्योंकि बहुत सी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो वकील के कंसल्टेशन से या कनकरेंस के बाद ही जो है पुलिस के बाद जो पहुंचती हैं जो भी परिवार के लोग होते हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वो भी ध्यान दें और ये ऐसा कोशिश करें कि अननेसेसरी किसी को इंक्रिमिनेट ना किया जाए और जहां तक हो सके आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट ऐसे मामलों की हो। क्योंकि एक बार व्यक्ति अगर लिटिगेशन में चला गया तो हो सकता है सालों साल उन्हें उस लिटिगेशन में टाइम बिताना पड़ेगा और अपने जो यूथफुल डे हैं वो उसी मामलों में जैसे तारीख पे तारीख पर ही निपट जाएंगे। इसमें कोर्ट ने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को भी ये कहा कि कोशिश ये की जानी चाहिए जहां तक हो सके ऐसे मामलों का जो है आउट ऑफ कोर्ट अगर एमिकेबल सेटलमेंट हो सकता है तो ठीक है। और ऐसा अगर कहीं दिखता है कि जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसे रिलेटिव जो सालों से उनके घर नहीं आए हो या बहुत कम आते हो या विदेशों में रहने वाले भी, ऐसे लोगों का भी जो नाम FIR में डाल करके ऐसा किया जाता रहा है कि उनको भी इंक्रिमिनेट करके उनका अरेस्ट हुआ है, उनको उनकी प्रताड़ना हुई है।
कोर्ट ने ये भी कहा कि जब एक केस में कि ऐसी बात आई कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही चैलेंज किया गया 498A सेक्शन की, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अल्ट्रा वायर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और लेकिन ये भी है कि लोगों ने ये भी कहा कि इसका मिसयूज होता है, तो कोर्ट ने भी कहा कि केवल मिसयूज होने की बेसिस पर ये नहीं हो सकता कि इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। हाँ, लेकिन ये भी है कि कोर्ट की हमेशा कोशिश होती है कि सत्य को ढूंढना, कि भाई जो सच है उसको ढूंढा जाए, उसको बाहर लाया जाए, जो जिसने ऑफेंस किया है उसको पुनिश किया जाए और उसको उसका बेनिफिट मिले, जो भी विक्टिम है। तो ये कुल मिलाकर के जो ट्रायल का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसी हिसाब से कि किसी को अननेसेसरीली परेशान ना किया जाए, चाहे वो जो महिला है उसका ससुर हो, सास हो, ननद हो, कोई भी हो, देवरानी, जेठानी, जेठ, देवर, जो भी हो। तो ये जो मामला है उसके बाद कोर्ट उस पर्टिकुलर इस मामले पे आता है और कोर्ट कहता है कि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उसमें जो एलिगेशन लगाई गई है वो एक जनरल ओमनिबस एलिगेशन है। ऐसे नहीं बताया गया है पर्टिकुलरली कि फलाना आदमी ने या फलाना औरत ने ये बात कही थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था या इसने ऐसा किया था। उसने सारे परिवार के जो ससुराल के पक्ष के लोग हैं सब पर जनरल एलिगेशन लगाए हैं। और ऐसे एलिगेशंस की प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि आप कोई इंडिविजुअल उस पर ऑफेंस तो कोई ऐसा प्रूव नहीं कर रहे ना, आपने उस वैसा एलिगेशन लगाया है कि इसने ये ऑफेंस किया है, इसने ये ऑफेंस किया है, इसने ये ऑफेंस किया है। तो ऐसा मानते हुए कोर्ट ने, क्योंकि पति तो यहाँ पहुंचा नहीं है, तो उन्होंने तो ये माना, मतलब पति का तो जो है वो है, लेकिन जो बाकी जो 4 लोग पहुंचे हैं ससुराल पक्ष से एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए, वो बात जो है कोर्ट ने मान ली है और पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सेट असाइड कर दिया। तो एक महत्वपूर्ण जजमेंट है 498A से संबंधित और 482 से संबंधित। नमस्कार, धन्यवाद।